अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा 9th क्लास फिजिक्स का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का चैप्टर नंबर 3 है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज बेसिकली हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के हवाले से। आप लोग जानते हैं ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर में एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं पेपर में, उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे की तरफ। फर्स्ट टाइम इन लाहौर बोर्ड आप लोग जानते हैं इस तरह के क्वेश्चंस अपेयर हो सकते हैं और लाहौर बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। हम टाइम से भी किए बगैर जो है फौरी तौर पे क्वेश्चंस पे मूव करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह के आपको आ सकते हैं चैप्टर नंबर 3 में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, लिखा हुआ है हाउ सीट बेल्ट्स आर यूजफुल इन टू वेव्स एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग। ड्राइविंग के टाइम पर जो सीट बेल्ट्स हम लगाते हैं, सीट बेल्ट्स का यूज करते हैं, ये हमारी किस तरह से हेल्पफुल होती है हमारे लिए। मूव करते हैं आंसर की तरफ। सीट बेल्ट्स आर यूजफुल इन टू वेव्स। सीट बेल्ट्स हमारे लिए दो तरीकों से हमारे लिए बेहतर हैं। फर्स्ट, दे प्रोवाइड एन एक्सटर्नल फोर्स टू अ पर्सन वेयरिंग सीट बेल्ट्स। ये आपको एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करती है, यानी जब आप अचानक ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपकी बॉडी आगे की तरफ मूव करती है तो सीट बेल्ट आपको आगे जाने से रोक देती है, आपको फोर्स प्रोवाइड करती है। द एडिशनल टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेचिंग द सीट बेल्ट्स। This prolongs the stopping time for momentum to change and reduce the effect of collision। तो जैसे ही आप अचानक ब्रेक अप्लाई करते हैं, आपकी बॉडी आगे की तरफ मूव करती है तो सीट बेल्ट आपको रोकती है, आपको संभलने का मौका देती है। इस तरह से आप किसी भी बड़े हादसे से, बड़े डैमेज से बच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। At the card's flex, the coin falls in a glass। Why? जब कार्ड को फ्लेक्स किया जाता है मतलब उसको खींचा जाता है एकदम, तो कॉइन फॉल कर जाता है ग्लास के अंदर। इसकी रीजन क्या है देखते हैं, इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। When you flick the cards with a jerk, जब आप कार्ड को जो है फ्लिक करते हैं, jerk मतलब झटके से, of your finger, the coin does not move with the card। कॉइन मूव नहीं करता कार्ड से, कार्डबोर्ड, एंड फॉल्स इनटू द ग्लास, और फॉल कर जाता है किससे, ग्लास से, ड्यू टू अनर्शिया की वजह से। बिकॉज मैस ऑफ द कॉइन इज ग्रेटर देन कार्ड, क्योंकि जो कॉइन का मैस होता है वो ज्यादा होता है कार्ड से, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। व्हाई इट इज डेंजरस टू ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ द बस। बस की रूफ के ऊपर सफ़र करना इतना डेंजरस क्यों है, इसकी रीज़न क्या है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। द पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन इट्स ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली। जैसे ही पैसेंजर्स बैठे होते हैं रूफ पर छत की, तो जैसे ही जो है ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है वो आगे की तरफ मूव करते हैं। क्यों? इट इज़ बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडीज टेंड टू कंटिन्यू देयर मोशन। जो अपर पार्ट होता है बॉडी का, उसको आदत होती है आगे की तरफ मूव करने की। व्हाइल द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन कांटेक्ट विद द बस। लोअर पार्ट जो होता है बॉडी का वो तो बस के साथ इन कांटेक्ट है। बस स्टॉप व्हेन विद द बस स्टॉप विद इट, हेंस दे फॉल फॉरवर्ड। अपर पार्ट बॉडी का आगे तरफ मूव करता है, लोअर पार्ट जो है बॉडी के बस के साथ इन कांटेक्ट है, वो रुक जाता है और इस वजह से बॉडी आगे की तरफ मूव करती है और आप बस से नीचे भी गिर सकते हैं और बहुत बड़ा खतरनाक किस्म का हादसा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, मिलता जुलता। व्हाई डज अ पैसेंजर मूव आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न। जब बस टर्न लेती है तो अचानक जो है आप मूव क्यों करते हैं फॉरवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव क्यों करते हैं, इसकी रीजन क्या है। ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। When a bus takes sharp turn, passenger fall in the outward direction. It is due to inertia. Inertia की वजह से they want to continue their motion in a straight line and thus fall outward. वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है बस, इस वजह से स्ट्रेट डायरेक्शन में, और वो आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ आउटवर्ड हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ ऑल द फ्रिक्शन सडनली डिसअपियर? अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? क्या जो है चीज़ें चेंजिंग्स आ सकती हैं? इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। इफ ऑल द फ्रिक्शन सडनली डिसअपियर देन वी कैन नॉट राइट। इफ देयर विल बी नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेंसिल, हम लिख नहीं सकेंगे अगर पेपर और पेंसिल में फ्रिक्शन नहीं हो। सेकेंड, बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई इफ देर इज नो एयर रेजिस्टेंस, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो बर्ड्स हवा में उड़ नहीं सकेंगे। फ्रिक्शन इनेबल अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड, वी कैन नॉट रन ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड, अ स्लिपरी ग्राउंड ऑफर्स वेरी लिटिल फ्रिक्शन, हेंस एनीबॉडी who tries to run on a slippery ground may meet an accident। तो अगर फ्रिक्शन हम इस काबिल बनाती है हम जमीन पर चल सकें, अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगी तो हम जमीन पर चल ही नहीं सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। Why the spinner of the washing machine is made to spin at very high speed? जो स्पिनर होता है वॉशिंग मशीन का, उसको हाई स्पीड से मूव क्यों करवाया जाता है? इसकी रीजन क्या है? The tire of washing machine is basket spinner. They have a perforated wall having a large number of fine holes in the cylinder router. The lid of the cylinder container is closed after putting the wet clothes in it. When it spins at high speed, the water from the wet clothes is forced out through these holes due to lack of centripetal force. Basically, जो बास्केट स्पिनर होता है वो उसके अंदर होल्स हुए होते हैं छोटे छोटे से। जैसे ही आप गीले कपड़ों को उसके अंदर डालते हैं और स्पिनर घूमना शुरू करता है तो जो वेट क्लोथ्स होते हैं, जो गीले कपड़ों का पानी होता है, वो उन छोटे छोटे होल से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से कपड़े काफी हद तक जो है वेट क्लोथ्स ड्राई हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है रोलिंग फ्रिक्शन? बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिकॉज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इन रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन इन केस ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन के केस में जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो कम होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन केस में ज्यादा होता है, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। हाउ डज ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन लोअर्स द फ्रिक्शन? जब आप ऑयलिंग कर देते हैं तो उससे फ्रिक्शन क्यों कम हो जाती है, कैसे कम हो जाती है? इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन लोअर्स फ्रिक्शन बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन लिक्विड इज लेस देन सॉलिड। फ्रिक्शन लिक्विड जो है वो लेस फ्रिक्शन देता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ऑयल मेक्स द सरफेस स्मूथ, ऑयल जो है वो सरफेस को स्मूथ करता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट विल बी द टेंशन द रॉप दैट इज पुल्ड फ्रॉम इट्स एंड्स बाय टू ऑपोजिट फोर्स 100 न्यूटन ईच? अगर आप दो रॉप्स हैं उनको आप खींचें दोनों ऑपोजिट एंड से तो कितनी फोर्स जो है अप्लाई होगी? क्या वो रॉप मूव करेगी? क्या वो रॉप किस डायरेक्शन में मूव करेगी? ये आपने बताना है। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। द टेंशन on a rope in a rope that is pulled from its ends by two opposite forces 100 न्यूटन is each is 100 न्यूटन। एक एंड से भी 100 न्यूटन लग रही है, दूसरे एंड से भी 100 न्यूटन लग रही है, तो दोनों एंड से अगर 100 न्यूटन लगेगी तो ना रोप इस तरफ जाएगी ना रोप इस तरफ जाएगी, रोप स्टिल सेंटर में मौजूद रहेगी। सो इसका आंसर होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बहुत लिमिटेड वर्डिंग में मैंने इसका आंसर दे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिकॉइल्स। जब एक गन को फायर किया जाता है वो रिकॉइल होती है। रिकॉइल का मतलब होता है पीछे की तरफ मूव करती है, यानी पीछे की तरफ जर्क अप्लाई करती है। इसकी रीजन क्या है? व्हाई? इसकी रीजन, कंसीडर सिस्टम ऑफ गन। एक सिस्टम ऑफ गन को ले लेते हैं, एक बुलेट को ले लेते हैं। बिफोर फायरिंग द गन बोथ द गन एंड द बुलेट एट रेस्ट। फायर करने से पहले गन भी और बुलेट भी दोनों रेस्ट में है। सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0। एज अ गन इज फायर्ड, जैसे गन को फायर करते हैं, बुलेट शूट आउट द गन। बुलेट जो है वो गन से निकलती है एंड एक्वायर्स मोमेंटम, और मोमेंटम लेती है। टू कंजर्व मोमेंटम, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, मोमेंटम को बराबर रखने के लिए ऑफ द सिस्टम, द गन रिक्वायर्स, द गन जो है वो पीछे की तरफ रिकॉइल करती है, पीछे की तरफ जर्क देती है, झटका देती है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। एक्शन रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, देन हाउ डज अ बॉडी मूव? एक्शन और रिएक्शन जो से होते हैं जो है वो इक्वल होते हैं और ऑपोजिट होते हैं, फिर बॉडी कैसे मूव करती है? इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट्स ऑन अ डिफरेंट बॉडीज। असल में बेसिकली एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करती है, सो दे डू नॉट कैंसल
द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करती। एंड अंडर दिस कंडीशन ऑफ फोर्सेस द बॉडी मूव्स, और इस कंडीशन में बॉडी मूव कर जाती है। अगर तो ये एक ही बॉडी पे एक्ट करेंगे तो फिर तो ये जो है इफेक्ट क्रिएट करेंगे, मतलब बॉडी रेस्ट में रहेगी। लेकिन क्योंकि ये दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्शन रिएक्शन बॉडीज जो फोर्सेस हैं एक्ट कर रही हैं, इस वजह से बॉडी जो है वो मूव कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है, और ये इसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की आपने बतानी है इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट लॉ एंड हैज वास्ट एप्लीकेशन। बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने जवाब दिया है। इसमें आपने स्टेटमेंट नहीं लिखनी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की, इसमें आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का जो है एप्लीकेशन लिखनी है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरह व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी आ सकता है, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की इंपॉर्टेंस भी आ सकती है, तो इसको करेक्ट आप कर लीजिएगा। It is applicable universally not only for smaller bodies like electron, proton, but also for larger bodies like planets and stars. प्लैनेट्स और स्टार्स पर भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा अगर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी हो तो उसकी स्टेटमेंट बहुत सिंपल सी है। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट, ये इसकी स्टेटमेंट है। और ये जो नीचे मैंने आंसर दी है ये मैंने बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की इंपॉर्टेंस बताई है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स डबल। अगर यानी सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर आप वेलोसिटी डबल कर देंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। द वैल्यू ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीजेस 4 टाइम्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में 4 गुना इजाफा हो जाएगा व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स डबल, अगर वेलोसिटी बॉडी की डबल कर दी जाए। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इसके आंसर्स भी समझ में आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम कुछ प्रीवियस जो टॉपिक्स रह गए हैं, हमारे चैप्टर्स रह गए हैं, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1, उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।